बहुत बहुत स्वागत है मोहित आपका नवभारत की इस खास बातचीत में। मोहित, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये किरदार जो आप निभाने जा रहे हैं ये काफी अलग है आपके पिछले रोल से। तो क्या तैयारियां की आपने इसके लिए, किन लोगों से आप मिले और किस तरह से इस पर काम किया? थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये थोड़ा अलग किरदार है। मैंने कभी भी एक डॉक्टर प्ले नहीं किया, और एक ऐसा डॉक्टर जो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है, ऐसा डॉक्टर जो जिनके पास ऑप्शन था, कि वो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके ग्लोबली या फिर इंडिया में सर्विस कर सकते थे, जॉब कर सकते थे विद अ हेफ्टी पे चेक। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में रह के, मुंबई में रह के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को सर्व करेंगे। तो ऐसा किरदार बहुत ही चैलेंजिंग था। उनका पर्सनल फ्रंट समझना, उनका प्रोफेशनल फ्रंट समझना। निखिल अडवाणी जी को जिस तरीके का किरदार चाहिए था, वो एक ऐसा इंसान था, शख्स था कि उस शख्स के और उसके काम के बीच में वो किसी को नहीं आने देता। उस शख्स ने जो अपनी मेडिकल ओथ ली थी, वो उनकी जवाबदारी सिर्फ अपनी ओथ को है कि मेरी ओथ अगर इस इंसान को सेव करने की है तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा उन्हें सेव करने के लिए। जहाँ तक तैयारी की बात है तो जी हाँ, बहुत तैयारी। हमारी वर्कशॉप हुई थी इसको लेकर हमने बहुत डिटेल में थ्योरी में भी काम किया और प्रैक्टिकली भी हम लोगों ने बहुत स्टडी किया था इसको। हमें डॉक्टर शेख हमारी वर्कशॉप हेड करते थे, जो खुद भी 26/11 के समय में एक हॉस्पिटल में मौजूद थे। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उसके बाद उन्होंने हमें मेडिकल चीज़ों से अवगत कराया। उन्होंने मेडिकल फ्रेटर्निटी से, मेडिकल जितने भी टेक्निकलिटीज है, उन सब चीज़ों को, तो प्रॉपर वर्कशॉप हुई है, प्रॉपर मेहनत गई है। बिकॉज मिस्टर अडवाणी का शुरू से ही काफ़ी एक क्लियर विजन था कि इस कहानी के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम लोग डॉक्टर लगो, तुम लोग डॉक्टर हो, बस ये समझ लो। सो वो बहुत चैलेंजिंग। एज एन एक्टर आप अपने आप को लकी मानते हैं? क्योंकि ह्यूमन शेड्स, ह्यूमन नेचर, कई सारे शेड्स आप एक्सप्लोर करते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, पर यहाँ आप एक डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं। तो कितना लकी मानते हैं आपको, आप अपने आप को इन सब चीजों में, जब आप इन सब चीजों को करते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं काफी लोगों से पहले भी कह रहा था कि व्हेन आई लुक बैक, जब मैं देखता हूँ तो मैंने कितनी कुछ जिंदगियां जी ली हैं। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था जिसने जो गाड़ियां बेचता था, मैं अच्छा माइल में जॉब करता था। मैंने वो जिंदगी भी जी ली। मैंने एक भगवान की जिंदगी भी जी ली। मैंने एक राजा की जिंदगी भी जी ली। मैंने एक सरफरोश में एक सरदार की जिंदगी भी जी ली, जिसके लिए एक्टर अपने प्रोसेस को एंजॉय करता है। सो आई गेस यस, डेफिनेटली आपने बहुत ही इसको सम अप कर दिया है बहुत ही प्लेन तरीके से, दैट आई हैव रियली बीन लकी कि हर बार मेकर्स ने मेरे पे वो फेथ दिखाया है, ट्रस्ट दिखाया है कि मुझे उन्होंने। वही मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जब इस शो को लेकर के आपको फोन आया, आपको बताया गया कि आपको इस तरह का एक रोल ऑफर किया जा रहा है, किस तरह का रिएक्शन था आपका, और फिर किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की? जी बिल्कुल, मैं निखिल अडवाणी जी से कभी मिला नहीं था, मैं उन्हें जानता नहीं था। ऑब्वियसली हम मतलब पर्सनली मैं उन्हें नहीं जानता था, बट उनके बारे में तब सब जानते हैं। तो जब उनका फोन आया मुझे, तो मैंने 10 सेकंड लिए देखने में कि अच्छा वो मुझे फोन कर रहे हैं, निखिल अडवाणी कॉलिंग। सो दैट मीन्स कि वो उनके पास कुछ है जो वो मुझे बताना चाहते हैं। सो मैंने उनसे बात की उस समय, एंड उन्होंने मुझे बताया कि मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं तुमसे कुछ मिलना चाहता हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक मेडिकल ड्रामा बनाना चाह रहा हूँ जो हिंदुस्तान में कभी बनाने की कोशिश नहीं की गई है। उन्होंने मुझसे कहानी शेयर की, उन्होंने मुझे बताया कि उनका विजन कैसा है। तो मैं तो तब तक ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका था मेंटली प्रोजेक्ट में, बिकॉज एज एन एक्टर आपको शुरू के 5-10 मिनट में ही पता चल जाता है, या अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 5-6 पेजेस में ही पता चल जाता है कि इस कहानी का जो हीरो है वो राइटिंग है और ये राइटिंग किस तरह जा रही है। इस कहानी का यूएसपी जो है वो राइटिंग है। मैं पर्सनली मानता हूं कि राइटिंग इज समथिंग दैट शेप्स द प्रोजेक्ट।
अगर आपकी बेस स्ट्रांग है, उसके ऊपर फ्लोर्स बनाना इज वेरी इजी, यू नो। सो आपका पिलर स्ट्रांगली खड़ा हो जाता है। सो जो हमारे यश अनुष्का है, हम उन्होंने स्क्रीन पे लिखा है, निखिल जी ने खुद लिखा है, और निखिल गोंजाल्विस जो दूसरे हमारे से राइटर, उन्होंने, संयुक्ता शेख चावला ने इसकी डायलॉग्स लिखे हैं। सो आई गेस राइटिंग इज समथिंग दैट रियली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट। सो यस, दैट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यस मोहित, ये रोल आप कितना प्रोमिनेंट मानते हैं अपने करियर में? क्योंकि यू नो कई ऐसे किरदार हैं आपने जो पहले किए हैं, लेकिन जैसे महादेव का एक रोल था, वो काफी प्रोमिनेंट माना गया, पॉपुलर हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि ये किरदार एक अलग मोहित रैना को एस्टैब्लिश करेगा? ये मेरी आशा है डेफिनेटली, और मुझे उम्मीद भी है, काफी कुछ उम्मीद है मुझे इससे। उसकी 3-4 रीजन है। उसका फर्स्ट रीजन मैं अमेजोन की बात करूंगा, तो बिकॉज उनकी रीच जो है, आई थिंक मोर देन 220 कंट्रीज में है। सो अगर आप किसी एक ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जिसकी रीच 220 कंट्रीज में है, सो ऑब्वियसली, एंड द काइंड ऑफ सब्जेक्ट दिस इज, जो इंडियन पर्सपेक्टिव से ऑडियंस देखेगी, बाहर की हो चाहे या इंडिया की ही हो, उनका देखने का तरीका, नजरिया बहुत अलग हुआ। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। हम लोग बहुत 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 खुश हैं एंड रिजल्ट से, जिस तरीके का प्रोजेक्ट बनकर आया है। मैंने भी देखा नहीं है, पर मैंने ट्रेलर देखा, और जितना मैंने फीडबैक सर से लिया है और जितना उन्होंने मुझे बताया है, सो वी आर होपफुल पीपल विल लाइक इट, एंड आई एम होपफुल पीपल विल एक्सेप्ट मी एज डॉक्टर कौशिक ओबेरॉय। मोहित, आपके कई सारे रोल्स की अगर हम बात करें, तो इनमें सबसे जो उठ कर आता है, मुझे लगता है वो आप भी जानते हैं, देवों के देव महादेव का जो आपका रोल था। तो जब आपने इस रोल को किया और जब आप दर्शकों के बीच इस रोल से बन गए, तो इनके बीच में मतलब काफी पॉपुलर भी हुआ, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब फैंस का एक जो अप्रोच था आपको लेकर के बदल गया? जैसे रामायण की स्टारकास्ट ने बताया था, जब उन्होंने इसके शो में काम किया, उसके बाद उन्हें भगवान का एक दर्जा दिया जाने लगा, लोग उनको भगवान की तरह पूजने लगे। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कभी? ऐसा मेरे साथ हुआ था। लोगों का प्यार दिखाने का अपना तरीका होता है, बट उन लोगों के साथ ज्यादा उस समय हुआ था बिकॉज आई गेस वो 90s की बात थी। उन दिनों ऑप्शंस बहुत कम थे, उन दिनों एवेन्यूज बहुत कम थे। उन दिनों की अगर आप बात करें, तो उन दिनों आई थिंक DD1 होता था, DD मेट्रो होता था। तो लिमिटेड लोगों के पास देखने का तरीका था और लोगों के पास काम करने का तरीका था। मैं लकी था कि मैं इस फेज में आया एक्टिंग में, जब आपके पास इतने सारे चैनल्स थे और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स थे। तो मैं टाइपकास्ट नहीं हो पाया, या मुझे उस तरीके की मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वैसा नहीं हुआ। बिकॉज उसके बाद ही मैंने डिफरेंट स्क्रिप्ट से काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज मेरे पास बहुत वैरायटी ऑफ रोल करने के लिए थे। बट जैसे आप लोगों की प्यार की बात कर रहे हैं, ये लोगों का प्यार तो अलग अलग अंदाज में सामने आता है, बहुत अलग अलग तरीकों से सामने आता है। मुझे आज भी याद है कि वो जब हमने शूट स्टार्ट किया था, तो बिकॉज हम लोग मुंबई से बाहर लिमिट में सेट में शूट करते थे, तो मैं बहुत सुबह सुबह वहां चला जाता था, तो हमको सूरज देखने को नहीं मिलता था। लाइक वी नेवर यूज्ड टू सी द बी आउट इन द सिटी इन द डे। सुबह जाते थे और रात को वापस आते थे। तो एक पहला इवेंट था जो कहीं पे उत्तराखंड साइड में हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पहली बार मैंने ये महसूस किया था कि लोग कितना प्यार करते हैं। बिकॉज मुझे आज भी याद है, वो मैं किसी हमारी कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए जा रहा था। मैं लिफ्ट से उतरा था, तो लिफ्ट से लेके उस कॉन्फ्रेंस की कुर्सी तक, उसके आधे रास्ते तक लोग लेटे हुए थे, और वो चाहते थे कि मैं जमीन पे पाँव ना रखूं और मैं वहां पे चलता हुआ चला जाऊं। So that is something that made me realize at that point of time the kind of love people have for me. Obviously then I didn't do it, and I made them understand कि भाई देखिए, मैं भी आपके जैसा ही इंसान हूँ, बट हमारा जो देश है वो फेथ और लव पे चलता है, इमोशन पे चलता है। सो आई गेस आई एम लकी यार, मैं उनका प्यार मुझे तब मिलता था और आज भी मिलता रहता है। आई गेस हमेशा मिलता रहेगा। हाल ही में जब मुंबई डायरीज 26/11 का ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो उसके बाद आपको किस तरह की अब रिएक्शन मिल रहा है अपने करीबियों से? अभी मैंने देखा कि आपके इंस्टाग्राम पोस्ट, आपने एक पोस्टर भी शेयर किया था जिस पर करण जौहर ने भी कमेंट किया है कि कांट वेट टू सी दिस। किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? ओह यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्होंने मुझे पूछा है कि भाई मैं कब देख सकता हूँ। मैंने बताया उन्हें कि उन्हें टाइम मिलेगा तो जल्द देख के मुझे अपना फीडबैक देंगे। बट मैं जब हमारा ये इवेंट हुआ था,
आई थिंक 7, 7:30 की बात, 7:30 के आसपास हुआ था। तो उसके इवेंट के 1.5-2 घंटे तक, बिकॉज ये इवेंट लंबा चल रहा था एंड यू नो ट्रेलर लॉन्च हो चुका था, मुझे अपना फोन देखने का मौका नहीं मिला था। तो जब ट्रेलर इवेंट खत्म हुआ तो उसके बाद आई गॉट होल्ड ऑफ माई फोन। तो मेरा फोन जो है बिल्कुल बर्स्ट हो रहा था, मतलब उसमें इतने मैसेजेस थे, इतने कॉल्स थे लोगों के। एंड उस समय आई गेस मैक्सिमम 2 घंटे हुए थे ट्रेलर लॉन्च हुए। सो ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आया था, सो आई वाज रियली टच्ड एंड ओवरवेल्म्ड। So I think I'm just keeping my fingers crossed that somewhere I think people are really connecting to this series, and I hope वो अपना प्यार 9 September को दें। I think I'm just fortunate enough and I can just say निखिल सर ने मुझे कॉल किया and I think I'm really blessed that he showed that faith in me. I'm like really happy. मोहित, सबसे चैलेंजिंग क्या रहा आपके लिए जब आपने इस सीरीज को फिल्माया? तो सबसे चैलेंजिंग आपको लगता है कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सीन या कोई एक ऐसी याद जो जुड़ी है? वेल आई विश मैं आपको वो बता पाता, बट ऐसी 2-3 चीजें हैं जो बहुत जिन्होंने मुझे थोड़ा सा अंदर से हिला दिया था। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज अभी सीरीज बाहर आई नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी राइट ऑन माय पार्ट टू रिवील दैट। बट ऐसी कुछ चीजें थी, एक सीन में कर रहा था जिसमें वो सीन वहीं पे कट होने वाला था, लेकिन उन्होंने सर ने जानबूझ के मेरे लेफ्ट में कुछ ऐसा रख दिया और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम लेफ्ट में देख लो, और मैंने लेफ्ट में देख लिया। तो और मुझे मालूम नहीं था कि वहां लेफ्ट में क्या है, तो उन्होंने लेफ्ट में कुछ ऐसा वहां रख दिया था, वो उनका एक लास्ट मिनट डिसीजन था। तो जब मैंने वो देखा, सो आई मीन वो मेरी चीज मैं उसे संभाल नहीं पाया। सो आई गेस पीपल विल सी इट, बट आई गेस दैट इज हाउ ही वर्क्स। ही लाइक्स टू push the actor and let the best thing come out of it. So I think बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मोहित? क्योंकि आप इस साल आप भी शायद कोविड से संक्रमित हुए थे, तो आपने करीब से देखा है कि किस तरह से डॉक्टर्स काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। ना सिर्फ डॉक्टर्स, हमारे पुलिसमैन और हमारे सारे ऐसे स्टाफ, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल उनके सबके लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है मैं देना चाहूंगा कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहिए, बट मेरा उनसे ज्यादा मैसेज मैं लोगों को देना चाहूंगा कि हम उनको उनके काम के लिए अगर थोड़ा ज्यादा क्रेडिट दें, ज्यादा रिस्पेक्ट दें, इट विल बी मच बेटर। यू नो, कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छा इंसान को उसकी सैलरी मिल रही है, वो काम कर रहा है, दैट इज नॉट इनफ। यू नो, देयर इज मोर टू इट। बहुत एफर्ट्स जाते हैं, 3 लेयर के वो कपड़े पहन के, वो पीपीई किट्स पहन के पूरा दिन उसमें काम करना, यू नो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बड़े बड़े एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल साइज के डाइपर्स पहन के पूरा दिन 12, 14, 15 घंटे सिर्फ आपकी आईज विजिबल है, उन पे काम करना, इट्स नॉट इजी। यू नो, आई हैव पर्सनली सीन दैट when I was admitted in the hospital. So I guess hats off to all those people. Selfless तरीके से वो लोग सब अपना काम करते हैं, चाहे कॉप्स हों, अथॉरिटीज हों। I think these are tough times, but because of them, we are surviving. Because of them, we are happy, we are smiling, and we are safe. My only request and the message to is for the general public and for the people that please respect their efforts. You know, अभी भी it's not over. हम लोग थोड़ा सा lenient हो गए, हम लोगों ने थोड़ा सा इसे कहते हैं कि हमने थोड़ा हम इसे स्ट्रिक्टली और फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो भी प्रोटोकॉल्स है प्लीज उन्हें अभी भी फॉलो कीजिए, एंड होपफुली वी शुड बी आउट ऑफ दिस सिनेरियो वेरी सून। यस, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमसे जुड़ने के लिए, और आपको आपके इस शो के लिए भी ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच आकाश, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।